In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। आखिर 3 जनरेशन एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जो आज भी दिल्ली की गलियों में एक सर्द फुसफुसाहट की तरह मौजूद है। बुराड़ी, ये नाम सुनते ही जहन में एक घर की तस्वीर आती है। एक बंद घर की। हाँ, एक बंद घर जिसके अंदर 1 जुलाई 2018 की सुबह 11 लाशें मिली थी। और हमारे पास जो स्रोत है वो किसी आम क्राइम रिपोर्ट जैसे नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक परिवार के धीरे धीरे टूटकर बिखरने की कहानी कहते हैं। ये सिर्फ आत्महत्या या हत्या की कहानी नहीं है। ये विश्वास, मनोविज्ञान और एक परिवार पर हुए अदृश्य नियंत्रण की कहानी है। जरा सोचिए, 1 जुलाई 2018 की सुबह बुराड़ी का संत नगर इलाका अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाग रहा था। बिल्कुल सामान्य दिन। दूध वाले, अखबार वाले, स्कूल जाते बच्चे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक घर के बाहर कुछ अजीब था। हाँ, चुन्नी भाटिया परिवार। उनकी किराने की दुकान जो सुबह 6 बजे तक खुल जाती थी, वो आज बंद थी। और घर का दरवाजा भी नहीं खुला था। अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो बाहर के शोर से कहीं ज्यादा तेज थी। और यही खामोशी एक तरह से इस कहानी का पहला किरदार है। सही कहा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सब कुछ अचानक एक रात में नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया का अंत था। एक ऐसा जहर। हाँ, एक ऐसा जहर जो सालों से उस घर की दीवारों में घुल रहा था। हमारे एक स्रोत में एक लाइन है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कौन सी? कुछ घर अपने परिवारों की हिफाजत करते हैं। इस घर ने उन्हें सिखाया था, उन्हें तैयार किया था। ओह, मतलब वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। नहीं, वो एक किरदार बन चुका था। जब पड़ोसियों ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ा तो अंदर जो दिखा, मैं उसके बारे में जितनी बार भी पढ़ता हूँ मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। वो कोई आम क्राइम सीन नहीं था। बिल्कुल नहीं। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई लूटपाट के निशान नहीं, कोई संघर्ष का सबूत नहीं। सब कुछ इतना व्यवस्थित था, इतना शांत। और उसी शांति ने उसकी भयावता को और बढ़ा दिया था। 10 लोग छत की जो लोहे की जाली होती है उससे लटके हुए थे, एक तय पैटर्न में। हाँ, बिल्कुल एक तय पैटर्न में, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से उन्हें सजाया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबके मुंह पे टेप था, आंखों पर पट्टी, कानों में रुई और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। ये मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कोई रस्म पूरी की हो। आपका ये शब्द रस्म यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। पुलिस के लिए भी ये सबसे बड़ी पहेली थी। ये किसी बाहरी हमले जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि दरवाजा तो अंदर से बंद था। और ये सामूहिक आत्महत्या जैसा भी नहीं लग रहा था। कैसे लगता? हाथ बंधे हुए थे। कोई अपने हाथ खुद कैसे बांध सकता है? सही बात है। यहीं पर एक स्रोत की वो बात दिमाग में आती है। ये हत्या जैसा नहीं लग रहा था और ये आत्महत्या जैसा भी नहीं लग रहा था। तो फिर ये क्या था? ये आज्ञाकारिता जैसा लग रहा था। आज्ञाकारिता? जैसे किसी ने हुक्म दिया हो और 10 लोगों ने बिना सवाल किए उसे मान लिया हो। और इस पूरी उलझन को और बढ़ाने के लिए एक 11वीं लाश भी थी। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला, 77 साल की नारायणी देवी। उनका शरीर दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ा मिला था। और उनकी मौत का तरीका अलग था। हाँ, उनकी मौत गला घोटने से हुई थी। बाकी 10 की मौत फांसी लगने से और उनकी मौत गला घोटने से। ये एक ऐसी गुत्थी थी जो उस व्यवस्थित पैटर्न को तोड़ रही थी। ऐसा क्यों? एक ही परिवार में एक ही रात में मौत के 2 अलग अलग तरीके क्यों? पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कम से कम वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। हाँ, उन्हें जो मिला वो ज्यादा परेशान करने वाला था। उन्हें 11 डायरिया मिले जो पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी। और ये डायरिया ये पूरे केस का दिल है। ये कोई निजी भावनाएं लिखने वाली डायरी नहीं थी। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, निर्देश पुस्तिका थी। एक मैनुअल। हाँ, इनमें लिखा था कि क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे कैसे बात करनी है और अंत में मरना कैसे है। ये अविश्वसनीय है। मौत का पूरा खाका तैयार किया गया था। बिल्कुल। इन डायरियों में लिखा क्या था? उनकी भाषा बहुत ही सामान्य और घरेलू थी, जो इसे और भी डरावना बनाती है। जैसे कोई रेसिपी बुक लिख रहा हो। निर्देश थे, रात में 12 से 1 के बीच क्रिया करनी है। अच्छा। आंखों पर अच्छे से पट्टी बांधनी है ताकि कुछ दिखे नहीं।
हाथ बांधने में एक दूसरे की मदद करनी है। और इन सब के साथ एक आश्वासन भी था। हाँ, एक पंक्ति जो बार बार लिखी गई थी, सब ठीक हो जाएगा, भोले बाबा हमें बचा लेंगे। भोले बाबा। यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है। ये भोले बाबा कौन थे? कोई तांत्रिक, कोई गुरु? नहीं, और यही इस केस की सबसे अजीब बात है। तो फिर कौन? भोले बाबा परिवार के ही मृत मुखिया भोपाल सिंह का दूसरा नाम था, जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। क्या? परिवार के छोटे बेटे ललित ने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि उसके मृत पिता की आत्मा उसके अंदर आती है और उसे निर्देश देती है। और परिवार ने मान लिया? शुरुआत में शायद नहीं, लेकिन धीरे धीरे उस बंद घर के अंदर ललित की आवाज ही पिताजी या भोले बाबा की आवाज बन गई। एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि पूरा परिवार इस बात पर यकीन करने लगा कि ललित के जरिए उनके मृत पिता उनसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और उन्हीं के निर्देशों पर चल रहा था सब कुछ? सब कुछ। उन 11 डायरियों में लिखी हर बात भोले बाबा का आदेश थी। तो उनके हिसाब से ये आत्महत्या नहीं थी? नहीं, उनके हिसाब से ये एक अनुष्ठान था। वो मानते थे कि वे लटकेंगे, एक मामूली सी बेहोशी आएगी और फिर भोले बाबा आकर उन सबको बचा लेंगे। और वो सब एक साथ जाग जाएंगे? हाँ, एक साथ जागेंगे, शुद्ध होकर, ज्यादा अमीर और ज्यादा खुशहाल। स्रोत साफ कहते हैं ये मरने का समझौता नहीं था। ये एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए किया गया एक अनुष्ठान था। बिल्कुल। वे मौत को एक पड़ाव समझ रहे थे, मंजिल नहीं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान का वहम, चाहे वो कितना भी गहरा हो, पूरे परिवार पर इस तरह कैसे हावी हो गया? हाँ, उस परिवार में पढ़े लिखे लोग थे, नौजवान थे, बच्चे थे। क्या किसी ने भी सवाल नहीं उठाया? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही सवाल जांचकर्ताओं को मनोविज्ञान के एक बहुत ही दुर्लभ और अजीब पहलू तक ले गया। क्या है वो? इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर या साझा मनोविकृति कहते हैं। साझा मनोविकृति? हाँ, ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ एक प्रभावशाली व्यक्ति का भ्रम, मतलब डिल्यूजन, उसके करीबी लोगों में फैल जाता है, खासकर एक अलग थलग समूह में। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बंद कमरे में एक ही गाना बार बार बज रहा हो। शुरू में आपको पता होता है कि ये सिर्फ एक गाना है, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो गाना ही आपकी दुनिया की सच्चाई बन जाता है। और बाहर की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। 12 साल से 24 घंटे बज रहा था। और परिवार बाहरी दुनिया से कट चुका था। बिल्कुल। रिश्तेदार आते थे, पर घर के अंदर की बातें बाहर नहीं जाती थी। धीरे धीरे उस बंद कमरे में ललित का सच ही सबका सच बन गया। पर डायरियों में तो संदेह की बातें भी लिखी थी ना? मैंने पढ़ा है कि प्रियंका, जिनकी शादी होने वाली थी, हाँ प्रियंका, उसने अपनी डायरी में कुछ सवाल उठाए थे। हाँ, और यही इस मामले की सबसे बड़ी त्रासदी है। संदेह के क्षण थे। तो फिर प्रियंका ने लिखा था, लेकिन उसने भी अंत में निर्देशों का पालन किया। क्यों? ये हमें आज्ञाकारिता के मनोविज्ञान की तरफ ले जाता है। कुछ पारिवारिक ढांचों में जहाँ एक व्यक्ति का अधिकार परम होता है, यहाँ पर पिता का अधिकार। हाँ, वहाँ ना कहना शायद मौत से भी ज्यादा डरावना लग सकता है। मतलब उस विश्वास प्रणाली से बाहर निकलना, अकेले रह जाने का डर, मौत के डर से भी बड़ा हो गया था शायद। जैसा कि एक स्रोत में लिखा है, कभी कभी लोग इसलिए नहीं मरते कि वे मरना चाहते हैं, वे इसलिए मरते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि ना कैसे कहा जाए। ये सब सुनकर दिमाग घूम जाता है। अब अगर हम इस शेयर्ड साइकोसिस की थ्योरी को ध्यान में रखें, तो उस एक अलग मौत पर वापस आते हैं। दादी नारायणी देवी, उनकी मौत का तरीका अलग क्यों था? ये उस आज्ञाकारिता वाली कहानी में फिट नहीं बैठता। बिल्कुल। और यहाँ पर जांचकर्ता सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान है? एक संभावना ये है कि वो बुजुर्ग थीं, शायद शारीरिक रूप से उस जटिल अनुष्ठान में हिस्सा नहीं ले सकती थीं। और दूसरी संभावना? दूसरी और ज्यादा परेशान करने वाली संभावना भी है, गला घोटना। ये बाकी सबसे बहुत अलग है। वो एक ठंडा व्यवस्थित अनुष्ठान था, और ये हिंसक और निजी लगता है। हाँ, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि दादी ने आखिर में मना कर दिया? आप कह रही हैं कि शायद उन्होंने उस वहम का विरोध किया हो सकता है। हो सकता है कि उस घर में चेतना का आखिरी पल उन्हीं का रहा हो, और उस एक पल में उन्होंने ना कहा हो, और उस ना को चुप कराने के लिए उनकी हत्या हाथ से की गई, जबकि बाकी सब एक अनुष्ठान का हिस्सा थे। ये साबित करता है कि उस रात उस घर में सब कुछ उतना सरल नहीं था, उतना सहमत नहीं था जितना डायरियां बताती है। कम से कम एक आवाज थी जो शायद आखिर तक लड़ रही थी। अब उस अंतिम रात को एक बार फिर से देखते हैं। परिवार ने रात में रोटियां ऑर्डर की, साथ बैठकर खाना खाया, अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर एक पॉलिथीन में बांध कर रख दिए, जैसा डायरी में लिखा था, और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पड़ोसियों ने कोई चीख, कोई पुकार, कोई संघर्ष की आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब है कि उन्होंने उस प्रक्रिया पर,
ललित पर और भोले बाबा पर पूरा भरोसा किया। उन्होंने उस घर की दीवारों पर भरोसा किया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उन्हें सिर्फ विश्वास ने नहीं मारा, जैसा कि हमारा स्रोत कहता है, विश्वास ने उनके डर को आउटसोर्स कर दिया। ललित को या उसके जरिए बोल रही उसके पिता की आत्मा को? हाँ, जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो कोई भी रास्ता सही लग सकता है, चाहे वो मौत की तरफ ही क्यों न जा रहा हो। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। मीडिया में महीनों तक बहस चली। क्या ये हत्या थी, सामूहिक आत्महत्या, या किसी पंथ का काम था? हाँ, हर कोई जवाब ढूंढ रहा था। और सच्चाई शायद इन सबसे ज्यादा ठंडी और परेशान करने वाली है। ये एक बंद पारिवारिक व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक पतन था। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं था, कोई जहर या हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ था, सिर्फ विश्वास था। हाँ, अनियंत्रित, निर्विवाद और ऐसा विश्वास जिसे हर रोज हर पल मजबूत किया जा रहा था। ये एक भयानक उदाहरण है कि कैसे एक परिवार खुद को दुनिया से अलग करके अपनी ही एक सच्चाई बना सकता है। और वो सच्चाई बाहर की दुनिया के लिए कितनी भी अजीब और जानलेवा क्यों ना हो। आज की क्या स्थिति है? वो घर अब भी वही है। लोग बताते हैं कि अब उसमें कोई और परिवार रहता है, लेकिन आज भी लोग उसके पास से गुजरते हुए धीमे हो जाते हैं। कुछ नजरें फेर लेते हैं, कुछ उत्सुकता से देखते हैं। क्योंकि जैसा कि स्रोत में लिखा है, ऐसे घर खाली महसूस नहीं होते। वे ऐसे लगते हैं जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। और अंतिम विचार यही है। 11 लोगों ने ये मानते हुए अपनी जान दे दी कि वे सुबह फिर से जाग जाएंगे। वे नहीं जागे। और हम अपने सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे, जो हमारे एक स्रोत से ही आता है और जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगर ये परिवार 2 दिन और जीवित रहता तो शायद वे प्रियंका की शादी का जश्न मना रहे होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते, उनकी दुकान खुली होती, उनका जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ सकता था। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बुराई हमेशा जोर शोर से दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कभी कभी वो फुसफुसाती है और कभी कभी वो बिल्कुल आपके पिता की आवाज जैसी लगती है।